सभी का अनंत ज्ञान भाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। आज मैं सज्जन एक बार फिर से आप सभी के सामने हिंदी चैप्टर 4 आत्मकथ्य के क्वेश्चन आंसर लेकर प्रस्तुत हुई हूँ और इतने समय की दूरी बनाए रखने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तो इसके क्वेश्चन आंसर बनाए शुरू करने के लिए हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो इसका आंसर है, आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन की दुर्बलताओं, कमियों का उल्लेख करना पड़ता है। कवि स्वयं को इतना सामान्य मानता है कि आत्मकथा लिखकर वह खुद को विशेष नहीं बनाना चाहता है। कवि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहता, क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहता। इन्हीं कारणों से कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि कवि यह समझ रहा था कि अभी उसकी आत्मकथा इतनी सबल नहीं है कि वह दुनिया के समक्ष प्रस्तुत कर सके और ना ही इतनी रुचिकर है, और इसलिए वह दुनिया के समक्ष उपहास का कारण नहीं बनना चाहता था और वह आत्मकथा लिखने से बचना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? तो इसका आंसर है, कवि को लगता है कि आत्मकथा लिखने का अभी उचित समय नहीं हुआ है, क्योंकि आत्मकथा लिखकर कवि अपने मन में दबे हुए कष्टों को याद करके दुखी नहीं होना चाहता है। अपनी छोटी सी कथा को बड़ा आकार देने में वे असमर्थ हैं और वे अपने अंतर्मन को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना ही नहीं चाहते। आत्मकथा पराज जीवन के उत्तरार्ध में लिखी जाती है, परंतु अभी जीवन में ऐसा समय नहीं आया है। कवि को ऐसा लगता है कि अभी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं मिली है जिससे वह लोगों के सामने प्रेरणा स्वरूप रख सके। इन्हीं कारणों से कवि ऐसा कहते हैं कि अभी आत्मकथा लिखने का समय नहीं हुआ है। तो इसका अर्थ है कि कवि को यह लगता था कि अभी तो उसकी उम्र भी छोटी है और अपनी इतनी छोटी सी वह कथा को आत्मकथा के रूप में दुनिया के समक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी कथा में इतनी रुचि नहीं है, या फिर उसका मतलब इतना प्रेरणादायक नहीं है कि वह लोगों के समक्ष एक उदाहरण बन सके। क्वेश्चन नंबर 3, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, कवि की प्रेयसी उससे दूर हो गई है। कवि के मन मस्तिष्क पर केवल उसकी स्मृति ही है। इन्हीं स्मृतियों को कवि अपने जीने का संबल अर्थात सहारा बनाना चाहता है। अतः स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय स्मृति के सहारे से है। क्वेश्चन नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए। कै मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काकर जो भाग गया। तो इसका अर्थ है कि उसे वह सुख कभी नहीं मिल सका। कवि कह रहे हैं जिसकी वह कल्पना कर रहा था, उसे वह सुख मिलते मिलते रह गया, अर्थात इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है और हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता है, स्वप्न की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। खैर, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। इसका तात्पर्य है, कवि अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका के कपोल अर्थात गाल में इतनी लालिमा थी कि उषा भी उसमें अपना सुहाग ढूंढती थी, अतः नायिका का सौंदर्य अनुपम था। क्वेश्चन नंबर 5, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। तो इस कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? तो इसका उत्तर है, कवि कहना चाहते हैं कि अपनी प्रेयसी के साथ बिताए गए क्षणों को वह सबके सामने कैसे प्रकट करे, अर्थात आत्मकथा के माध्यम से। जीवन के कुछ अनुभवों को गोपनीय रखना ही उचित होता है। ऐसी स्मृतियों को वह सबके सामने प्रस्तुत कर अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहता है, अतः वह अपने जीवन की मधुर स्मृतियों को अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 6, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। इसका आंसर है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है, प्रस्तुत कविता में कवि ने खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। दूसरा है,
अपने मन भावों को व्यक्त करके उसमें सजीवता लाने के लिए कवि ने कविता में बिंबों का प्रयोग किया है, जैसे जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो इसका आंसर आगे भी है। तीसरा है, प्रस्तुत कविता में कवि ने ललित सुंदर एवं नवीन शब्दों का प्रयोग किया है। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या परवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। यहाँ विडंबना परवंचना जैसे नवीन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे काव्य में सुंदरता आई है। चौथा है, अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य बढ़ गया है। खिलखिलाकर आते आते में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अरुण कपोलों में रूपक अलंकार है। मेरी मौन अनुरागिनी उषा में अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 7, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? इसका आंसर है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे वह अपनी प्रेयसी नायिका के माध्यम से व्यक्त करना चाहता है और कहता है कि नायिका स्वप्न में उसके पास आते जाते मुस्कुराकर भाग गई, अतः उसे उसका सुख नहीं मिल सका। जिसे वह सुख समझता था वह स्वप्न रूपी छलावा थी जो अस्थायी रूप से उसके जीवन में आई थी। क्वेश्चन नंबर 8, इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका आंसर है, प्रसाद जी एक सीधे साधे व्यक्तित्व के इंसान थे। उनके जीवन में दिखावा नहीं था। वे अपने जीवन के सुख दुख को लोगों पर व्यक्त नहीं करना चाहते थे और अपनी दुर्बलताओं को अपने तक ही सीमित रखना चाहते थे। अपनी दुर्बलताओं को समाज में प्रस्तुत कर वे स्वयं को हंसी का पात्र नहीं बनाना चाहते थे। पाठ की कुछ पंक्तियां उनके वेदनापूर्ण जीवन को दर्शाती है। इस कविता में एक तरफ कवि की यथार्थवादी प्रवृत्ति भी है तथा दूसरी तरफ प्रसाद जी की विनम्रता भी है, जिसके कारण वे स्वयं को श्रेष्ठ कवि मानने से इनकार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों? तो इसका उत्तर है, नीचे कुछ महान व्यक्तियों की आत्मकथा का उल्लेख किया गया है। हमें उनकी आत्मकथा पढ़कर उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो पहली है महात्मा गांधी की आत्मकथा। हमें महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़नी चाहिए, इससे हमें सत्य तथा अहिंसा के महत्व की जानकारी मिलती है। दूसरा है भगत सिंह की आत्मकथा। देशभक्त भगत सिंह की आत्मकथा को पढ़ने से हमें देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। और तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी की आत्मकथा। प्रसिद्ध साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा है। एक महान साहित्यकार के रूप से हमें उनकी आत्मकथा पढ़नी चाहिए ताकि हम इससे प्रेरणा लेते रहें। और इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो के लिए देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो का आप इंतजार करते रहिए।